नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजायर आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम इंडियन लक्ष्मीकांत की 5th एडिशन की पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज जिस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर का नाम है फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। अब फेडरल सिस्टम मतलब होता है संघीय प्रणाली। तो ये सभी चीज़ें आज हम आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे और भी लेक्चर्स इस पे आ चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 to 12 मैंने कवर करा दिए हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि आप इसको एक साथ मतलब एक के बाद एक देखिए, ठीक है। लेक्चर 1 के बाद लेक्चर मतलब जो लेक्चर 1 है मेरा चैप्टर 3 का, फिर 4, 5 इस तरीके से अगर आप चलेंगे दोस्तों तो आप ही के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे डिजायर आईएएस पे आपको इंडियन पॉलिटी से ही रिलेटेड और भी टॉपिक्स मिल जाएंगे जो कि हिंदी मीडियम वाली बुक से पढ़ा रहे हैं। अगर कोई लड़का, कोई दोस्त हिंदी मीडियम वाली बुक से पढ़ाई करना चाहता है, इंडियन पॉलिटी की जो एम लक्ष्मीकांत वाली है, तो वो जो है उन लेक्चर्स को देख सकता है। और आपको डिजायर आईएएस पे सीसेट के भी लेक्चर्स मिलेंगे, साथ ही इकोनॉमिक्स के भी लेक्चर्स, काफ़ी बेहतरीन लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, आपका जो है यहाँ पे डिजायर आईएएस पे काफ़ी ढेर सारे लेक्चर्स हैं, आप उन्हें देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। तो चलिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आप हमारे साथ फोकस और अपने डिटर्मिनेशन के साथ अपना 100% देने के लिए जुट जाइए। और चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है चैप्टर नंबर 13 और ये चैप्टर का नाम है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम मतलब आप क्या समझते हैं? संघीय प्रणाली, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं तो हमारे यहाँ टोटल 29 स्टेट्स हैं, तो वो क्या हो गए? वो हो गए रीजनल अथॉरिटी, या फिर आप कह सकते हैं स्टेट। और साथ ही हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, जिसका जो कि मोदी जी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो वो क्या होगी? वो सेंट्रल अथॉरिटी हो गई। तो किस तरीके से जो सेंट्रल अथॉरिटी है, वो जितने भी रीजनल अथॉरिटी हैं, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, उन सभी को एक साथ मिला के चलती है, उसी को कहते हैं फेडरल सिस्टम। तो चलिए आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और एक बार और अपना लेक्चर शुरू करते हैं, अपना यूपीएससी का सफर शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है उन्होंने गवर्नमेंट को दो तरीकों से डिवाइड किया है। वो है, एक है यूनिटरी और दूसरा है फेडरल। अब देखिए यूनिटरी क्या है, तो अच्छा हाँ, इनका जो बेसिक है, किस बेसिक प्रिंसिपल पे इन्होंने गवर्नमेंट को डिवाइड किया है, तो देखिए जिस तरीके से रिलेशन रहता है किसके बीच, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो रीजनल गवर्नमेंट है, जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं अपने यहाँ। तो जो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है मतलब नेशनल गवर्नमेंट और जो रीजनल गवर्नमेंट है, उन दोनों में रिलेशन किस तरीके से है, उसी के बेसिस पे हम गवर्नमेंट को डिवाइड करते हैं। और कौन कौन से, यूनिटरी या फिर फेडरल। देखिए जो यूनिटरी गवर्नमेंट है उसमें क्या होता है, जिसमें जो पूरी पावर है ना, जितने भी पावर है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी को मिल जाए। चाहे सेंट्रल, जैसे नेशनल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पूरी पावर, चाहे जो भी लॉ बनाना हो, चाहे वो अगर उत्तर प्रदेश जैसे यूपी का है, तो अगर यूपी के लिए भी अगर लॉ बनाना रहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाए। जितने भी सब्जेक्ट रहे, ठीक है, वो सबके, जैसे आपको पता होगा 7th शेड्यूल में हमारे यहाँ 3 सब्जेक्ट हैं। एक है सेंट्रल लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट, तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। तो कोई लिस्ट वगैरह ना रहे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही के ही हाथ में पावर रहे, कि वो उसी के पास पूरी लिस्ट रहे पावर बनाने की, तो वो हो जाएगी यूनिटरी गवर्नमेंट। वहीं अगर बात करूँ फेडरल गवर्नमेंट की मैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें पावर को हम डिवाइड करते हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ क्या है, एक नेशनल गवर्नमेंट है और एक रीजनल गवर्नमेंट है, और उनके लिए अलग अलग प्रोविजन है कि कौन किस पे लॉ बना सकता है। हमारे यहाँ लिस्ट भी है, पावर का डिवीजन हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। जैसे कि बात करो पुलिस किसके अंडर में आती, पुलिस आती स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती। तो पुलिस का पावर किसको दे दिया हमने स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ फेडरल गवर्नमेंट है। तो देखिए जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, जापान है, चाइना है, इटली है, बेल्जियम है, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन, इन सब जगहों पे कौन से गवर्नमेंट है, यूनिटरी मॉडल गवर्नमेंट है। वहीं अगर अब मैं आगे बात करूं, जिस तरीके से यूएस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, रसिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, इन यहाँ पे कौन सा सिस्टम चलता है, यहाँ पे फेडरल मॉडल चलता है गवर्नमेंट का। और देखिए जो फेडरल मॉडल है, वहां पे हम नेशनल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, या फिर और क्या बोलते हैं हम लोग, इसको यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। कहाँ पे, जो फेडरल मॉडल है गवर्नमेंट का, ठीक है, वहां पे।
और जो रीजनल गवर्नमेंट रहता है, जो स्टेट के जो गवर्नमेंट रहेंगे फेडरल मॉडल में, उसको हम लोग बोलेंगे स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो देखिए यहां पे हम कंपैरिजन करेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट में कौन से फीचर्स हैं और यूनिटरी गवर्नमेंट में कौन से फीचर्स हैं। तो चलिए अब हम इसको आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो किसके लिए है, फेडरल गवर्नमेंट के लिए, और जो ये राइट हैंड साइड में है ये किसके लिए है, यूनिटरी गवर्नमेंट के लिए। तो ये बात आप क्लियर रखिएगा। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है, उसमें क्या लिखा हुआ है, डुअल गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या रहता है, दो गवर्नमेंट चलता है, एक तो नेशनल गवर्नमेंट रहता है केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरा कौन सा है, रीजनल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, राज्य की जो सरकार होती है। वहीं अगर हम यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करें तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल गवर्नमेंट ही चलता है, जो कि नेशनल गवर्नमेंट है, और ये चाहे तो क्रिएट कर सकती है रीजनल गवर्नमेंट को, लेकिन यहाँ पे कोई चाहत की जरूरत नहीं, यहाँ पे दो गवर्नमेंट चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है। और फेडरल गवर्नमेंट की और क्या खासियत है, यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यूनिटरी गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है लिखा हुआ हो, जैसा कि फ्रांस में है, या फिर अनरिटन भी हो सकता है, जैसा कि ब्रिटेन में है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे जो फेडरल सिस्टम है वहां पे क्या रहता है, डिवीजन रहता है पावर में, ठीक है। नेशनल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है, रीजनल गवर्नमेंट है, उन दोनों के बीच में पावर का डिवीजन रहता है। लेकिन यहीं पे यहाँ की बात करूं मैं यूनिटरी गवर्नमेंट की, कोई पावर का डिवीजन नहीं रहता यहाँ पे जितना भी पावर रहता है वो पूरा पूरा किसको मिल जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाता है यूनिटरी गवर्नमेंट में, और यहाँ पे पावर का डिवीजन रहता है। अब देखिए जो फेडरल गवर्नमेंट है वहां पे सुप्रीमेसी किसकी चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन की चलती है। लेकिन अगर यूनिटरी की बात करें हम, तो वहां पे हो सकता है सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की चले, संविधान की चले, या फिर ना भी चले। जैसे कि अगर हम बात करें ब्रिटेन का पार्लियामेंट सॉवरेन है, वहां पे जो पार्लियामेंट से जो लॉ बन जाते हैं वही जो है सबसे शक्तिशाली है। तो देखिए यहाँ पे बात करूं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे जापान की बात करूं तो वहां पे सुप्रीम पावर कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन यहाँ पे क्या यूनिटरी मॉडल है। वहीं ब्रिटेन की बात करूं तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है, क्योंकि वहां पे तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है, इसलिए वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है। तो ये जो है ये यूनिटरी मॉडल का एग्जाम्पल है। लेकिन फेडरल में क्या है, सुप्रीमेसी रहेगी कॉन्स्टिट्यूशन की। उसके बाद देखिए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना, उसको चेंज करना इतना आसान नहीं रहेगा, कठोर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन वहीं यूनिटरी की बात करें तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है रिजिड हो, जैसा कि फ्रांस का है, या बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, उसको बड़ी आसानी से पार्लियामेंट लॉ पास करके चेंज कर सकती है, कोई भी नया नियम लागू कर सकती है, जैसा ब्रिटेन में है। जुडिशरी जो रहती है वो इंडिपेंडेंट रहती है फेडरल सिस्टम में, और यूनिटरी में जुडिशरी हो सकता है इंडिपेंडेंट रहे भी या फिर ना भी रहे। फेडरल गवर्नमेंट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है, और यूनिटरी में बाई कैमरल भी हो सकता है या फिर यूनी कैमरल भी हो सकता है। जैसे बाई कैमरल की बात करें तो ब्रिटेन में है, और यूनी कैमरल कहाँ पे है, चाइना में है। चलिए हम बात करते हैं आगे। जो वर्ड फेडरेशन है, फेडरेशन वर्ड कहाँ से आया है, जो लैटिन वर्ड है ये फोइडस, जिसका मतलब क्या होता है, ट्रीटी या एग्रीमेंट। तो अब हम बात करते हैं और आगे। तो सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि जो फेडरेशन वर्ड है वो किस वर्ड से निकला है, फोइडस, जो कि एक लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब क्या होता है, ट्रीटी या एग्रीमेंट, ठीक है, कि एग्रीमेंट करते हैं हम। तो देखिए जो फेडरेशन है ये क्या है, ये नया स्टेट बनाने का पॉलिसी है, ठीक, किसके द्वारा, ट्रीटी या एग्रीमेंट करके जो छोटे छोटे स्टेट रहे, मतलब छोटे छोटे स्टेट हों, छोटे छोटे पावर हो, उनको मिला के हम उनको एक साथ मिला के खूब बड़ा पावर बना लें। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं, और हाँ ये जो यूनिट है ना, जो छोटे छोटे यूनिट है, इनको हम अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि हम इसको क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं। जैसे अगर यूएस में, सबसे पहले आप समझ लीजिए जो मैंने यूनिट बोला, जैसे अपने यहाँ टोटल 29 स्टेट हैं, तो ये क्या हो गए, ये छोटे छोटे यूनिट हो गए। अब हम सबको इंटीग्रेट करके एक साथ मिला के क्या बनता है, हमारा देश भारत। तो ये क्या हो गया, एक बड़ा पावर बन गया। लेकिन वही छोटे छोटे पावर है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, गुजरात है। क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, और हाँ ये जो यूनिट है, जो छोटे छोटे यूनिट है, इनको हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे स्टेट कहा जाता है यूएसए में, अमेरिका में, कैंटोन्स कहते हैं स्विट्जरलैंड में, प्रोविंस कहते हैं कनाडा में, या फिर रिपब्लिक्स भी कहते हैं कहाँ पे, रसिया में। अब देखिए जो फेडरेशन है, फेडरेशन दो तरीके से बनाया जा सकता है। अभी दो तरीके से कैसे बनाया जा सकता है, या तो कोई बहुत बड़ा पावर है उसको हम डिसइंटीग्रेट कर दें, तोड़ दें, या फिर छोटे छोटे यूनिट है उनको जोड़ दें। तो क्या लिखा है, या तो इंटीग्रेशन के द्वारा या फिर डिसइंटीग्रेशन के द्वारा।
तो देखिए पहले वाले में क्या होता है, मान लीजिए कोई ऐसे छोटे छोटे यूनिट है, ठीक है, जैसे अपने यहाँ मान लीजिए कि टोटल 29 स्टेट है ना, मैं अपने यहाँ के एग्जांपल से इसलिए समझा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। तो मान लीजिए अपने यहाँ टोटल 29 स्टेट है, तो छोटे छोटे जगह हैं, छोटे छोटे स्टेट हैं, गुजरात, जम्मू, उसके बाद सिक्किम, वहाँ नॉर्थ ईस्ट चले जाए तो वहाँ पे कितने छोटे छोटे स्टेट्स हैं, गोवा है, महाराष्ट्र है, टोटल 29 हो गए। तो ये सब क्या है, मिलिट्री पावर इनकी वीक है, इकोनॉमिकली मान लीजिए कुछ स्टेट्स बैकवर्ड भी हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है। तो ये सब क्या है, ये सब एक साथ आ गए, एक साथ मिल गए, और एक साथ मिलकर क्या एक बहुत बड़ा पावर बनाए, बहुत बड़ा एक स्ट्रांग यूनियन बनाए, और उसको हम क्या जानते हैं, भारत। तो उसी तरीके से अमेरिका में भी हुआ। अमेरिका में जितने छोटे छोटे स्टेट थे उन सबको मिला के कितने सब एक साथ मिल गए और क्या बना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है दोस्तों, और अमेरिका जो है 50 स्टेट से मिल के बना है। चलिए अब हम बात करते हैं। जो सेकेंड केस है उसमें क्या होता है, बहुत बड़ा पावर है, ठीक है, और वो क्या चाहता है, वो जो भी उसके जो प्रोविंसेस हैं या जो भी छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं उसको चाहता है उसको कुछ ऑटोनॉमी दे दे, उसको कुछ ताकत दे दे, जिससे कि वो ग्राउंड लेवल पे भी वो कुछ काम कर सके। तो वो क्या करते हैं, वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। अब डिसइंटीग्रेट होने का मतलब ये नहीं कि जैसे मान लीजिए अगर मैं अपने आप बात करूं कि अगर हमारा इंडिया पहले से इतना बड़ा रहता और अब हमको नया नया स्टेट बनाना होता तो डिसइंटीग्रेट होते। डिसइंटीग्रेट मतलब होने का मतलब ये नहीं रहता कि उत्तर प्रदेश जो है इंडिया के बाहर चला जाएगा ना, सिर्फ ये रहता कि हम उत्तर प्रदेश को कुछ ऑटोनॉमी दे देते। जैसे कि क्या ऑटोनॉमी मिली हुई है कि वो पुलिस जो रहेगी, पुलिस किसके अंदर में आएगी, स्टेट्स के अंदर में आएगी, ठीक है, तो उसको कुछ ताकत दे देंगे, जैसे कि कनाडा में है। क्लियर है दोस्तों, जो सब अच्छा। अब आगे बात करते हैं। यूएसए जो है, अमेरिका जो है, वो सबसे पहला और सबसे पुराना फेडरेशन है विश्व का। और ये कब बना था, 1787 में, जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ था। 1775 से 83 के बीच में जब हुआ था, तो उसी समय 1787 में अमेरिका बना। क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ टोटल कितने स्टेट हैं, 50 स्टेट्स, और ओरिजिनली शुरू में कितने थे, सिर्फ 13 स्टेट थे। और इन्होंने ही फेडरेशन का मॉडल लाए, मतलब अमेरिका ने ही फेडरेशन के मॉडल को लाया है। अब देखिए अगला जो डिसइंटीग्रेशन और जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा, कनाडा वाला कॉन्सेप्ट है। तो उसमें टोटल कितने, पहले कनाडा टोटल एक बहुत बड़ा यूनियन था, तो उसने क्या किया, डिसइंटीग्रेट किया, तोड़ा, भाग, मतलब अपने ही क्षेत्र में विभाजन किया। अपने जो प्रोविंसेस थे, उसके जो स्टेट्स थे, उसको ऑटोनॉमी दी। और कितने प्रोविंसेस बनाए, 10 प्रोविंसेस। शुरू में 4 बनाए थे, उसके बाद 10 बना दिए। और ये भी काफी पुराना, और ये कब का, 1867 का मॉडल है। चलिए हम आगे बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमको क्या दिया है कि हमको क्या अपनाना है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अपनाना है अपने देश में। अब देखिए क्यों फेडरल सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया, इसके 2 रीजंस थे। क्योंकि हमारी कंट्री काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, काफ़ी वास्ट कंट्री है, और यहाँ पे सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है। कल्चरल डाइवर्सिटी क्या समझा आप, देखिए अब अगर आप हमारे यहाँ से आप जम्मू से चलिए, जम्मू से आप सीधे जाइए कन्याकुमारी तक, तो आपको वहाँ पे अलग अलग भाषा मिलेगी, अलग अलग लोग मिलेंगे, अलग अलग पहनावा मिलेगा लोगों का, अलग तरीके से कल्चर होगा, उनके फेस्टिवल्स अलग होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है ना हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि यूनिटी है, एकता है, कहाँ डाइवर्सिटी में, अनेकता में एकता है हमारे। तो इस वजह से हमने क्या अपनाया, हमने अपनाया फेडरल सिस्टम। और जो हमारे जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर थे, उनको क्या लगा कि जो फेडरल सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ इफिशिएंट गवर्नेंस को ही नहीं इस्टेब्लिश करेगा हमारे कंट्री में, साथ साथ हमारे देश के यूनिटी को और जो रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए, जो लोकल लोग हैं उनके जो विकास के लिए जो ऑटोनॉमी चाहिए, जो पावर चाहिए, वो भी मिलेगा। साथ ही आपको ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ कि जो फेडरेशन वर्ड है दोस्तों, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज नहीं हुआ है। और आर्टिकल 1 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो मैंने आपको अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा रखे हैं, पिछले लेक्चर्स में, उसमें क्या कहा गया है, इंडिया कहा गया यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो BR अम्बेडकर कहते हैं कि हम यूनियन ऑफ स्टेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि मतलब हम यूनियन ऑफ स्टेट्स कह रहे हैं फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की जगह। अब इसके 2 मतलब हैं। क्यों हमने फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं लिखे, यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों लिखा? क्योंकि देखिए जो इंडिया का जो फेडरेशन सिस्टम है वो किसी एग्रीमेंट की स्टेट्स के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, जैसा कि अमेरिका में हुआ। अमेरिका में तो एग्रीमेंट के तौर पे, मतलब एग्रीमेंट हुआ था उन लोगों के बीच में, तब जाके वो जो 50 स्टेट हैं वहाँ के वो सब इकट्ठा हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए हमने क्या रखा, हमने रखा यूनियन ऑफ स्टेट, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट हमने नहीं रखा। और देखिए इसका एक और कारण ये है
कि जैसे अमेरिका में है, तो अमेरिका में क्या है, स्टेट चाहे तो अपने आप को जैसे कैलिफोर्निया है, वहाँ का एक प्रोविंस है। अभी आपको चलिए करंट इशू से रिलेट करते हुए बताता हूँ। तो वहाँ पे उन लोगों को, जो कैलिफोर्निया के जो निवासी हैं, वो तो हैं तो यूएसए का ही पार्ट, तो उनको लगता है कि वहाँ पे वो लोग, उन लोगों को क्या है, उन लोगों की इनकम ज़्यादा है, वो लोग टैक्स ज़्यादा पे करते हैं गवर्नमेंट को। अगर मैं बोलूँ तो वहाँ जो सिलिकॉन वैली है, जैसे बड़े बड़े माइक्रोसॉफ्ट वगैरह हैं, वो सब वहीं पे हैं, कैलिफोर्निया में ही। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इनकम टैक्स भी ज़्यादा देते हैं क्योंकि इनकम ज़्यादा है। लेकिन यूएसए जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अमेरिका की, वो उनके जो फंड, जो इनकम टैक्स जो वो लोग जो देते हैं, टैक्स जो प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को, उसका सही से इस्तेमाल कैलिफोर्निया में नहीं करती है। और उनको मतलब कैलिफोर्निया वालों को ये लगता है कि उनके टैक्स का इस्तेमाल यूएस गवर्नमेंट सही से नहीं कर रही, तो वो लोग चाहते हैं कि वो अलग हो जाएं। तो वो हो सकते हैं क्योंकि वो क्या है, वो एग्रीमेंट के तौर पे एक साथ जुड़े थे, क्योंकि वो फेडरेशन ऑफ स्टेट है। लेकिन हमारे यहाँ क्या यूनियन ऑफ स्टेट है, तो हम अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम क्या है, हम फेडरेशन है। और फेडरेशन किस तरीके का, यूनियन के तरीके का, संयुक्त है। और ये इंडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। क्लियर हो गया होगा बात। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। जो इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो किसके ऊपर बेस है, कैनेडियन मॉडल के ऊपर बेस है। तो ये बात क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिए आपके प्रीलिम्स के लिए हो गया, इसको याद रखिएगा हमेशा, ना कि अमेरिका के मॉडल पे नहीं बेस्ड है, कनाडा के मॉडल पे बेस्ड है। अब ऐसा क्यों है, तो देखिए कनाडा का जो मॉडल है उसमें अमेरिका मॉडल से ये अंतर है कि वहां पे जो सेंटर है, सेंटर काफी ज्यादा स्ट्रांग, मतलब सेंटर काफी ज्यादा पावर अपने अंदर रखता है। तो देखिए क्या क्या है, क्यों हमने कहा कि कनाडा के मॉडल पे बेस्ड है, तो देखिए कुछ कुछ सिमिलरिटी है इंडिया के फेडरेशन पे और कनाडा के फेडरेशन में। तो क्या, फॉर्मेशन के तौर पे तो हमारे यहाँ भी डिसइंटीग्रेशन होता है। जैसे हम जब भी चाहें अपने देश में ही नया नया स्टेट को फॉर्मेशन कर देते हैं, करते हैं। आप भी देखेंगे अभी तेलंगाना अभी 2014 में अलग हुआ आंध्र प्रदेश से, तो डिसइंटीग्रेट करते हैं ना, तोड़ते हैं ना स्टेट्स को, क्योंकि एक बड़ा सा, मान लीजिए बड़ा सा यूनियन था, उसी से हम स्टेट्स को डिवाइड कर देते हैं। और कनाडा में भी ऐसे ही हुआ। तो इस पहला पॉइंट ये हो गया, दोनों में सिमिलरिटी। दूसरा क्या है, कनाडा में भी फेडरेशन की जगह क्या वर्ड यूज होता है, यूनियन वर्ड यूज होता है, और हमारे यहाँ भी यूनियन वर्ड यूज हुआ है। और तीसरा पॉइंट ये है कि सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, मतलब कि हम ज्यादा पावर किसको देते हैं, सेंटर को देते हैं एज कंपेयर टू स्टेट। और कनाडा में भी इसी तरीके से, वहां पे भी सेंटर को ज्यादा पावर मिलता है एज कंपेयर टू स्टेट। चलिए बात करते हैं फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का जो संविधान है, उसके कौन कौन से फेडरल सिस्टम है, कौन कौन से फेडरल फीचर्स हैं, उसके बारे में अब हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। देखिए जो सबसे पहला पॉइंट वो है डुअल पॉलिटी का। अब हमारे यहाँ डुअल पॉलिटी का मतलब क्या, कि हमारे यहाँ दो गवर्नमेंट चलती है, एक तो यूनियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो, और एक कौन सी होगी, स्टेट गवर्नमेंट जो चलती है। तो देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको हमने ज़्यादा पावर दी है। कौन कौन से मैटर से डील करती है, जो भी हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट मैटर है, हमारे राष्ट्र के लिए जो भी जरूरी मैटर है, उस पर कौन लॉ बनाएगा, कौन उस पर काम करेगा, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी, हमारी यूनियन गवर्नमेंट काम करेगी। जैसे कि डिफेंस, रक्षा से रिलेटेड हो गया, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, कम्युनिकेशन, इन सभी चीज़ों से इन सभी टॉपिक्स पे कौन काम करेगा, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वो कौन कौन से मैटर्स देखेंगे, जो भी रीजनल लोकल इंपॉर्टेंस, मतलब वहाँ के लोगों के लिए जो लोकल पीपल के लिए जो इंपॉर्टेंस रहेंगे, जो लोकल लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंस रहेंगे। जैसे कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना, जैसे पुलिस किसके अंडर में आती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, इन सभी चीज़ों को कौन देखता है, स्टेट गवर्नमेंट देखता है। दूसरा देखिए, आपको याद होगा मैंने फेडरेशन का जो फीचर्स जब मैं बता रहा था, जब मैंने फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंस जब बताए थे, अगर आपको नहीं याद आ रहा होगा तो आप लेक्चर को रिवर्स करके इसी लेक्चर में मैंने बताए हैं, उसको आप उसको देख सकते हैं। तो उसमें क्या होना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो देखिए हमारे यहाँ भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। और इसमें क्या है, इसमें एक प्रेम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, टोटल 395 आर्टिकल्स, जो कि 22 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। 8 शेड्यूल, ये ओरिजिनली की बात कर रहा हूँ, जब शुरू में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अभी 2016 की अगर बात करें तो अब कितने हैं, टोटल 465 आर्टिकल्स हैं, एक प्रियम्बल है। और अब कितने भागों में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बांट दिया है, 25 पार्ट्स में। शुरू में 22 पार्ट्स थे, और टोटल कितने शेड्यूल हो गए, 12 शेड्यूल हो गए। और इसके पास अपना एक स्पेसिफिक पावर दिया गया है, किसको,
सेंटर को और स्टेट को, ठीक है। सेंटर के अलग ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट के अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उनका स्ट्रक्चर अलग है, फंक्शंस भी दोनों के अलग हैं, और साथ साथ दोनों की लिमिटेशन भी है। कोई भी एक दूसरे के पावर का वायलेशन नहीं कर सकता है। और एक इसलिए क्यों क्यों हमने लिमिटेशन लगाए, जिससे कि दोनों के बीच में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो या फिर कोई डिसएग्रीमेंट ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो पहले आपको बताई थी कि आपको कोई भी चीज़ें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए लगभग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली ना, कितने पार्ट हैं, कितने शेड्यूल हैं, कितने आर्टिकल्स हैं। तो देखिए अगर आप इसी तरह लेक्चर के साथ खाली आप बने रहेंगे तो आपको सभी चीज़ें याद होती जाएंगी, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो क्या है, वो डिवीजन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट आता है। हमने अपने पावर को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को टोटल 2 भागों में डिवाइड किया है, एक सेंट्रल और एक स्टेट, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कैसे, जो हमारा 7 शेड्यूल है उसमें हमने 3 लिस्ट रखे हैं। कौन कौन से, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि टोटल कितने लिस्ट है, 3 लिस्ट है। तो देखिए जो यूनियन लिस्ट है उसमें शुरू में कितने सब्जेक्ट्स थे, 97 थे, अब कितने हैं, 100 सब्जेक्ट हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट लिस्ट है उसमें कितने थे, शुरू में 66 थे, अब कितने हैं, 61 है। और कॉन्करेंट लिस्ट में शुरू में थे कितने, 47 और अब हैं 52। तो देखिए कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है, अब हम एक एक लिस्ट को समझ लेते हैं। जो यूनियन लिस्ट है इसमें जो भी मैटर्स रहेंगे उस पर लॉ कौन बनाएगा, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। जो स्टेट लिस्ट है उसमें कौन लॉ बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उस पर दोनों ही लॉ बना सकते हैं, लेकिन अगर सेंटर ने अगर लॉ बना दिया कॉन्करेंट लिस्ट में और स्टेट ने भी बना दिया तो हम किसके लॉ को मानेंगे, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को मानेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये बात क्लियर हो गई होगी। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि कॉन्करेंट लिस्ट में कौन, दोनों ही सेंट्रल और स्टेट लॉ बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है दोनों में, सेंट्रल और स्टेट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ है वही प्रिवेल रहेगा, उसी को माना जाएगा। अब देखिए अब हम और आगे बात करते हैं। जो भी रेसिड्यूरी सब्जेक्ट है ना, जो सब्जेक्ट्स बच गए जो कि इन जो तीनों लिस्ट है उसमें नहीं आए, तो वो उस पर कौन लॉ बनाएगा, उस पर लॉ बनाएगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट मतलब वो सब्जेक्ट जो कि ये तीनों लिस्ट जो हैं उसमें मेंशन उनका नहीं है, तो उस पर लॉ कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। चलिए आगे हम बात करते हैं। जैसा हमने बताया था फेडरल सिस्टम में क्या होता है, सुप्रीमेसी होती है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। तो हमारे यहाँ भी देखिए, हमारे यहाँ सुप्रीम कौन है, हमारे यहाँ भी सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है ये बात। और देखिए जो भी लॉ बनाए जाते हैं किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसका जो प्रोविजन होंगी, जो भी लॉ बनाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन ना करे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अगर वायलेट कर रहा है, ऐसे लॉ बन रहे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, तो वो लॉ क्या हो जाएगा, नल एंड वाइड करार दे दिया जाएगा। और ये कौन इनवैलिड डिक्लेयर करेगा, ये किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर हाई कोर्ट चेक करता है, ठीक है, किसके द्वारा, जुडिशियल रिव्यू के द्वारा, किसी भी लॉ को जब बनाएगा वो। अब देखिए आगे हम बात करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कितने ऑर्गन हो गए हमारे गवर्नमेंट के, एक लेजिस्लेटिव होगी जो लॉ बनाएगा, एक एग्जीक्यूटिव हो गई जो लॉ को लागू करेगा, और तीसरी कौन हो गई, जो जुडिशियल, जो न्याय प्रणाली है हमारी। तो इन तीनों में भी पावर का डिवीजन है, ठीक है। ये सब भी एक दूसरे के पावर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। जिस तरीके से जिसके काम दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी तरीके से ये लोग अपने अपने काम करेंगे। उसके बाद देखिए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी मैंने बताया था, फेडरल सिस्टम का ही भाग है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था जब अमेंडमेंट वाला चैप्टर जब मैंने पढ़ाया है कि ना ही ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ना ही बहुत ज़्यादा रिजिड है, ठीक है। जैसे ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल, ना ही अमेरिका जैसे बहुत ज़्यादा रिजिड है। तो देखिए जो भी डिवीजन ऑफ पावर है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बताया गया है, या फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होगी, इसको मेंटेन कब किया जाता है, तभी किया जाता है जब इसको जो है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का जो प्रोविजन है वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड रहे। ऐसा ना हो कि जो जैसा भी मन चाहे हमारे पार्लियामेंट का वो क्या करे, वो उसको चेंज कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कुछ हद तक रिजिड है, ठीक है। कहाँ तक रिजिड है, जैसे कि जब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे अमेंडमेंट होंगे, जब फेडरल स्ट्रक्चर को अमेंड करते हैं, तो आपको ही पता होगा हम क्या करते हैं। चलिए आप कमेंट सेक्शन बताइएगा, जब भी हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल
स्ट्रक्चर को अमेंड करना होता है तो कितने स्टेट्स की सहमति की जरूरत होती है, कितने स्टेट उसको जो है उस लॉ को रेक्टिफाई कर दें, आपके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो देखिए, तो स्टेट्स के द्वारा भी उस लॉ को रेक्टिफाई कराना पड़ता है ना, तो रिजिड भी है। तो ये रिजिडिटी क्यों है कि जिससे सेंटर स्टेट रिलेशन बना रहे, जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन रहे। और ये सब अमेंड किसके द्वारा होते हैं, जैसे जब जॉइंट एक्शन होगा दोनों के द्वारा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट उस अमेंडमेंट को पास कर दे दोनों हाउस में, उसके बाद टोटल, ये तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कितने स्टेट्स के द्वारा, चलिए बता देता हूं मैं, छोड़िए, हाफ ऑफ द स्टेट उसको क्या करें, उसको रेटिफाई कर दें, मतलब उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करें। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट में किससे पास होना चाहिए, वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। आप क्लियर हो गया होगा आपको ये बात। और ये प्रोविजन, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी तो है। और ये प्रोविजंस क्या होंगे, ये प्रोविजंस अमेंड होंगे स्पेशल मेजोरिटी से, कहाँ, पार्लियामेंट में, और अप्रूव किए जाएंगे कितने स्टेट्स के द्वारा, हाफ ऑफ द स्टेट। जैसा अगर हमारे यहाँ 29 है तो कितने स्टेट्स पास करेंगे, 15 स्टेट्स। चलिए अब हम और आगे बात करते हैं। देखिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, जो भी फेडरल गवर्नमेंट होगा वहाँ पे जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी को इस्टेब्लिश करती है, जो उसका हेड कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। अब देखिए, दो पर्पज के लिए, क्या, जिससे कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हमारा सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करे, और जुडिशियल रिव्यू भी देता है। जैसे कि कोई लॉ अगर हमारे पार्लियामेंट ने अगर बना दिए, ऐसे लॉ बना दिए कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसका जुडिशियल रिव्यू करता है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जुडिशियल रिव्यू को देखता है। और अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट हो गया सेंटर और स्टेट के बीच में, या फिर दो स्टेट्स के बीच में, तो भी कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। तो ये सभी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को पावर दी है। और साथ ही साथ एक और बात मैं आपको बताऊं, उसमें देखिए, जो भी हमारे जो जज हैं, हमारे जो भी जुडिशरी है, उसके जो भी जज होंगे, उनका टेन्योर फिक्स है कि वो कितने साल तक रिटायर होंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसकी रिटायरमेंट एज क्या है, और जो हाई कोर्ट का जज है उसका रिटायरमेंट एज क्या है। उनकी सर्विस फिक्स्ड है, ठीक है। और गवर्नमेंट जिससे कि इंटरफेयर ना कर सके किसमें, जुडिशरी में। अब देखिए, अगला जो फीचर है फेडरलिज्म का, उसका वो कौन सा है, वो है बाई कैमरल रहता है। कहाँ पे, जो भी फेडरल गवर्नमेंट होती हैं। तो देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वहाँ पे आप देखते हैं दो हाउस हैं, बाई कैमरल हैं। कौन से, एक अपर हाउस जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, और दूसरा लोअर हाउस जिसको हम क्या कहते हैं, लोकसभा। और जो राज्यसभा है, राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करती है, इंडियन फेडरेशन को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि आपको ही पता होगा, जो भी राज्यसभा के जो सांसद होते हैं, जो भी एमपीज होते हैं, उनको कौन इलेक्ट करता है, उनको जो एमएलए होते हैं ना वहाँ के, वो लोग इलेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के, जहाँ से वो लोग राज्यसभा के सांसद चुन के वो लोग आएंगे। लेकिन लोकसभा में कौन इलेक्ट करता है, लोग इलेक्ट करते हैं खुद। और जो लोकसभा देखिए यहाँ पे लिखा भी है ना, लोकसभा किसको रिप्रेजेंट करता है, पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता है। वहीं राज्यसभा इंडियन फेडरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, जो राज्यसभा है, राज्यसभा के पास देखिए पावर तो कम है, क्योंकि देखिए मनी बिल का अगर कोई कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो राज्यसभा जो है कोई उस पर काम नहीं कर सकती है, उसको चेंज नहीं कर सकती है, उसको रोक नहीं सकती है। राज्यसभा की स्ट्रेंथ भी कम है। अगर कहीं जॉइंट सिटिंग से किसी ऑर्डिनरी बिल को पास कराना हुआ तो लोकसभा आराम से जीत जाएगी उसमें, क्योंकि जहां राज्यसभा की टोटल मेंबर 250 हैं, 250 हैं, वहीं लोकसभा के टोटल कितने हैं, 552। तो यही अंतर है। उसके बाद देखिए, तो यहीं से हम कह सकते हैं कि क्या, इसके पास राज्यसभा के पास पावर क्या है, कम है। लेकिन ये जो हमारे फेडरल इक्विलिब्रियम है, इसको बनाने में, इसको मेंटेन करने में इसका काफ़ी बड़ा रोल है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है यूनिटरी गवर्नमेंट के कौन कौन से फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। तो देखिए, हम आपको यहाँ पे एक और बात बता दें, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको क्वाजाई फेडरल कहा जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे फेडरेशन के भी फीचर्स हैं और साथ साथ यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला फीचर वो क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंटर। हमारे यहाँ पे जो सेंटर की जो पावर है वो एज कम्पेयर टू स्टेट वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ जो हमारे 7th शेड्यूल है, वहाँ पे देखिए यूनियन लिस्ट में ज़्यादा सब्जेक्ट हैं एज कम्पेयर टू स्टेट लिस्ट। और जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो किसको दिया गया है, वो हमने यूनियन लिस्ट में रखे हैं। और जो थर्ड लिस्ट है, जो कॉन्करेंट लिस्ट है, वहाँ पे भी अगर मान लीजिए कि कोई बात फंस जाती है जिसमें जो है लॉ कन्फ्लिक्ट हो जाता है स्टेट और सेंटर के बीच में, दोनों ने लॉ बना दिया, तो वहाँ पे भी किसके लॉ को मानेंगे हम लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को मानेंगे,
ठीक है, तो आपने देखा सेंटर का पावर ज़्यादा है, और जो रिसिड्यूरी पावर, जो बचा हुआ जो पावर है, जो वो पावर्स या वो सब्जेक्ट्स जो कि इन तीनों लिस्ट में नहीं है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में, तो उसको हमने कहाँ पर रखा, उसको हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास रखा। सेंट्रल गवर्नमेंट ही उस पर लॉ बनाएगी। लेकिन वही यूएसए की बात करो तो वो किसके पास है, वो स्टेट्स के पास है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि यूएसए पास कौन कौन क्या चीज उसके पास है, स्टेट के पास है। तो यूएस गवर्नमेंट में जो भी रिसिड्यूरी पावर बच जाती है, वो सब्जेक्ट्स जो वहां के जो तीनों लिस्ट हैं लॉ बनाने वाले, उसमें नहीं रखे हुए हैं, तो वो किसको मिल जाता है, यूएस में स्टेट्स को। स्टेट्स उस पे लॉ बनाएगी, लेकिन हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। क्लियर हो गया होगा बच्चे से। तो आप कह सकते हैं हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनाया। उसके बाद देखिए हमारा जो स्टेट है वो नॉन डिस्ट्रक्टिबल है। जैसे कि और भी जो फेडरेशन है वहाँ के तरीके से नहीं है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ क्या है, जो इंडिया है वो क्या है, इंडिया के जितने भी स्टेट हैं उनके पास कोई भी अधिकार नहीं है कि वो क्या कर सके, वो अपने आप को इंडिया से अलग कर सके। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे जो हमारा जो पार्लियामेंट है वो चाहे तो किसी भी स्टेट का उसका एरिया चेंज कर दे, उसकी बाउंड्री चेंज कर दे, उसका नाम चेंज कर दे, ठीक है, कर सकता है। वो भी हमको जो है पार्लियामेंट को स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर देगा। तो इसलिए हमारा जो इंडियन फेडरेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। मतलब हम स्टेट्स को देखिए, स्टेट्स को बांट दे रहे हैं ना, स्टेट्स के नाम को चेंज कर दे रहे हैं, उसके बाउंड्री को चेंज कर दे रहे हैं। लेकिन अगर स्टेट्स चाहें कि यूनियन हमारे देश से बाहर निकल जाए तो वो नहीं कर सकते, इसलिए इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है। लेकिन स्टेट्स क्या है, स्टेट्स डिस्ट्रक्टिबल है। कहाँ पे, हमारे इंडियन फेडरेशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगर वहीं अमेरिकन फेडरेशन की बात करूँ तो वहाँ उसको हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं, एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट। तो वहाँ पे जो वहाँ की जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अमेरिका में वो स्टेट्स के नाम हो गया, उसकी बाउंड्री हो गई, ठीक है, उसके एरिया चेंज करना हो तो नहीं कर सकता है जितनी आसानी से हमारे यहाँ सिंपल मेजोरिटी से ही पार्लियामेंट पास कर देती है। वहाँ पे अमेरिका में इस तरीके से नहीं है। उसका देखिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे यहाँ पे। तो देखिए ज़्यादातर जो फेडरेशन है, स्टेट जो फेडरल गवर्नमेंट है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे स्टेट्स जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, जो राज्य जो होते हैं, उनके पास राइट होता है क्या, कि वो अपना खुद का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग होता है। लेकिन हमारे देश भारत में ऐसा कोई भी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। और हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट भी करना रहेगा तो कौन करेगा, खाली सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको। और साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का वो सिर्फ इंडिया पे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नहीं है, वो जो है स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी वो लागू होगा। अब देखिए, और दोनों ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट, वो दोनों ही एक सिंगल फ्रेम के ही साथ ऑपरेट किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन और जगह पे ऐसा नहीं है, जो फेडरल गवर्नमेंट है वहाँ पे स्टेट्स के पास भी राइट होता है कि वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। लेकिन हमारे यहाँ देखिए एक एक्सेप्शन भी है, जो जम्मू कश्मीर है उसके पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बात क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते। बाकी और किसी राज्य के पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती है किसमें, यूनिटरी गवर्नमेंट में। तो देखिए हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो वो क्या है, वो काफ़ी कम रिजिड है एज कम्पेयर टू अमेरिका की बात करूँ। अमेरिका में हमको अमेंडमेंट करना कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो हमने कई ढेर सारे अमेंडमेंट भी कर डाले हैं। और कौन करता है अमेंडमेंट, पार्लियामेंट करती है। और वो अमेंडमेंट किसके द्वारा होते हैं, या तो सिंपल मेजोरिटी के साथ होंगे या फिर स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा होंगे। और देखिए हमारे यहाँ पे जो भी अमेंडमेंट के प्रोविजन है, हमारे संविधान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दिया है, खाली सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दिया है। लेकिन वहीं यूएसए की बात करूँ तो वहाँ पे जो राज्य होते हैं, उनके जो स्टेट्स जो हैं, वो भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, अमेंडमेंट करने के लिए कह सकते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे कौन अमेंडमेंट करेगा, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही करेगी। अब चलिए अब और आगे बढ़ते हैं हम। नो इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ तो देखिए जो हमारी पार्लियामेंट है वहाँ पे अगर हमको स्टेट्स को रिप्रेजेंट करना है, कहाँ पे, पार्लियामेंट में, तो कौन कौन होते हैं स्टेट के रिप्रेजेंटेशन, राज्यसभा के जो भी एमपीज होते हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे कैसे बेस्ड है, वो पॉपुलेशन के ऊपर उनकी जो भी मेंबरशिप रहेगी कि कितने ज़्यादा नंबर जो रहेगा उनका, वो किसके ऊपर बेस्ड रहेगा,
उस स्टेट के पॉपुलेशन के बेस पे, और ये नंबर 1 से लेके 31 के बीच में वेरी करती है। हर किसी के पास 1 है तो किसी के पास 31 है। ठीक है, मतलब किसी राज्य से सिर्फ और सिर्फ एक राज्यसभा का एमपी चुना जाता है और किसी स्टेट से 31 राज्यसभा एमपी चुने जाते हैं। ठीक है, तो यही अंतर है कहाँ पे, हमारे देश में, हमारे इंडिया में। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है। यूएसए में हर एक स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। ठीक है, और टोटल वहाँ पे देखिए, वहाँ पे मैंने बताया कांग्रेस होते हैं ना, कांग्रेस क्या होता है वहाँ का, पार्लियामेंट को हम वहाँ के कांग्रेस बोलते हैं अमेरिका में। और सीनेट क्या होता है, सीनेट वहाँ का अपर हाउस को हम, जो राज्यसभा जो है वहाँ का जो राज्यसभा रहेगा, जो अपर हाउस रहेगा, उसको हम लोग सीनेट बोलते हैं। सीनेट में टोटल 100 मेंबर हैं और टोटल वहाँ पे कितने स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं। तो हर एक स्टेट से 2-2 मेंबर आते हैं, कहाँ पे, अमेरिका में। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इससे क्या होता है, इससे जो है जो छोटे स्टेट्स हैं उनको भी पावर मिलती है बड़े स्टेट्स के ही साथ, मतलब बड़े स्टेट्स के ही बराबर। उसका देखिए इमरजेंसी प्रोविजन है हमारे देश में। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके की इमरजेंसी, एक नेशनल, एक स्टेट, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी। और जब भी इमरजेंसी लगती है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है, और जो स्टेट है, जो जिस भी स्टेट में इमरजेंसी लगेगी वो पूरा किसका कंट्रोल हो जाता है वहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट का। और जो स्टेट गवर्नमेंट रहेगी उसके पास कोई भी पावर नहीं रह जाएगी। तो हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जैसे इमरजेंसी लगती है वो यूनिटरी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। क्लियर हो गया होगा। और ये यूनिटरी टर्म, फेडरल टर्म, ये तो मैंने आपको ऊपर ही समझा दिए थे, तो आप इसको भूलिएगा नहीं। और हमको कोई अमेंडमेंट भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ इमरजेंसी लगानी पड़ती है। और जो फेडरल स्ट्रक्चर वो किस में चेंज हो जाता है, किस में चेंज हो जाएगा, यूनिटरी प्रोविजन में। और इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन और किसी फेडरेशन में नहीं पाया जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे इस तरीके प्रोविजन है। उसके बाद देखिए सिंगल सिटीजनशिप, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका में हो गया, वहाँ पे 2 सिटीजनशिप मिलती हैं, एक तो स्टेट्स का हो गया और एक जो अमेरिका का, जो पूरे देश का, पूरे अमेरिका का एक सिटीजनशिप होगा, बाकी एक पर्टिकुलर स्टेट का। जैसे कैलिफोर्निया का है तो कैलिफोर्निया का भी उसको सिटीजनशिप वहाँ के लोगों को लेना पड़ेगा। ये मैंने सिटीजनशिप वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ाए थे। तो यही मैं कह रहा था कि हर चैप्टर एक दूसरे से कोरिलेटेड है, इसलिए आप हर एक लेक्चर को बारी बारी देखिए, कूद के देखने की कोशिश मत करिए कि हाँ चलो एक लेक्चर ही तो छूटेगा, कोई बात नहीं। तो देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, डुअल पॉलिटी तो है। ठीक है, क्या एक स्टेट गवर्नमेंट एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन जो सिटीजनशिप है वो क्या है, एक सिंगल सिटीजनशिप है, वही जिस तरीके से कनाडा में चलती है। ठीक है दोस्तों, और कोई सेपरेट सिटीजनशिप नहीं है कि हाँ स्टेट के लिए भी अलग से हमको नागरिकता लेनी पड़े, अलग से सिटीजनशिप लेना पड़े। और जो भी हमारे सिटीजन हैं वो चाहे किसी भी स्टेट में बॉर्न हुए हों, चाहे किसी भी स्टेट में रह रहे हों या किसी भी स्टेट में पैदा हुए हों, वो उनके पास सिमिलर राइट होगा पूरे देश में। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई यूपी में पैदा हुआ है तो उसका जो राइट है, जो उसका अधिकार, फंडामेंटल राइट है, वो बिहार में जाने पे कम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हमारे यहाँ, ये बात आपको ही पता है। लेकिन और जो फेडरल है, और जो फेडरल कंट्रीज हैं जैसे कि यूएस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप लेना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है, जो कि नेशनल सिटीजनशिप है, राष्ट्रीय नागरिकता है। ठीक है दोस्तों, और लेकिन और जगह पे क्या है, एक तो नेशनल सिटीजनशिप है और एक स्टेट सिटीजनशिप है। चलिए हम आगे बात करते हैं। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है हमारे यहाँ पे। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ जो जुडिशरी है वो क्या, वो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है हमारे यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, सुप्रीम कोर्ट हमारा सबसे टॉप का कोर्ट हो गया, उसके नीचे कौन आ जाता है, हाई कोर्ट, और उसके नीचे जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो एक सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है ना, जो कि दोनों सेंट्रल लॉ को भी देखता है और स्टेट लॉ को भी देखता है। लेकिन वहीं यूएसए में इस तरीके से नहीं है, जो कि एक फेडरल गवर्नमेंट है। वहाँ पे किस तरीके से, वहाँ पे डबल सिस्टम है। ठीक है, डबल सिस्टम है किसका, कोर्ट का। मतलब जो स्टेट का लॉ देखना होगा तो स्टेट का जुडिशियल सिस्टम देखेगा, और जब सेंटर का लॉ देखना होगा तो फेडरल जुडिशरी सिस्टम उसको देखेगी। उसका देखिए हमारे यहाँ क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको मैं समझाता हूँ अच्छे से। तो देखिए जो यूएसए है, वहाँ पे जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन दोनों का ही अलग अलग पब्लिक सर्विस होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों के एक ही पब्लिक सर्विस होंगे, दोनों के अलग अलग पब्लिक सर्विस हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे भी इस तरीके से है कि सेंट्रल और स्टेट सर्विस अलग अलग हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे यहाँ ऑल इंडिया सर्विस भी है। जैसे कि आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया। ये क्या होते हैं, ये
सेंट्रल गवर्नमेंट में भी रहेंगे और स्टेट गवर्नमेंट का भी काम करेंगे। और जैसे अगर मैं बात करूं तो इनको, जैसे आपको पता होगा, आईएएस की ट्रेनिंग कौन कराता है, आईपीएस की ट्रेनिंग कौन कराता है, इनका एग्जामिनेशन कौन कराता है, यूपीएससी कराती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है इनको रिक्रूट, इनको ट्रेनिंग भी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। लेकिन और हाँ, इनके ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल भी किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। लेकिन ये लोग अपना काम कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे लोग वर्क करते हैं, वो लोग करते हैं वर्क स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो तो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से काम करता है ना, लेकिन उसको रिक्रूट करना, उसको ट्रेनिंग करना, वो कौन करता है, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो इस हिसाब से ये जो सर्विस है ये किसको वायलेट करती है, किसका वायलेशन करती है, किसका विरोध करती है, जो प्रिंसिपल है फेडरलिज्म का, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, तो हमारे यहाँ जो भी ऑडिट होगा वो कौन करता है, वो करता है कैग, बस चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इससे रिलेटेड आर्टिकल 76 जो है इसी से रिलेटेड है, कैग से। तो कौन करता है, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, ठीक है। और ये कौन देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी देखेगा और स्टेट गवर्नमेंट का भी देखेगा। सॉरी फ्रेंड्स, ये जो कैग है गलती से निकल गया मेरे मुंह से, वो जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये आता है आर्टिकल नंबर 143 में, और जो आर्टिकल 76 है वो रिलेटेड है अटॉर्नी जनरल से, ठीक है। तो आप याद रखिएगा अब इसको, इसके कैग से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 143। तो देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये किसका किसका ऑडिट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी करेगा और स्टेट गवर्नमेंट का भी करेगा। और इसका जो अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसका अपॉइंटमेंट और रिमूवल कौन करेगा, प्रेसिडेंट ही करेगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ही द्वारा किया जाएगा। और स्टेट से कोई भी कंसल्ट नहीं, स्टेट की कोई भी मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ से अब आप कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है स्टेट्स की, उसको हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसको रोक देते हैं उसका, ठीक है। उसके जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है उस पर काफ़ी ज़्यादा उसको हम लिमिट कर देते हैं। लेकिन वहीं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में क्या है, अमेरिका में कंट्रोलर जनरल जो है उसका क्या रोल है, कोई भी रोल नहीं है कि वो स्टेट्स के भी अकाउंट को देखे, वो किसको देखेगा, सिर्फ और सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अकाउंट को देखे। लेकिन हमारे यहाँ पे दोनों को ही देखेगा हमारा कैग, इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के भी और स्टेट गवर्नमेंट के भी। क्लियर हो गई। और इसके अपॉइंटमेंट में स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है, और ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है स्टेट्स की उसको रेस्ट्रिक्ट करता है। सॉरी। अब देखिए पार्लियामेंट अथॉरिटी ओवर द स्टेट लिस्ट। अब देखिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं पार्लियामेंट अथॉरिटी की। तो देखिए पार्लियामेंट जो है किसी भी जो भी स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जो भी चीज़ें दी गई हैं कि किस पे स्टेट्स को लॉ बनाना है, आपको पता 7 शेड्यूल में कितने लिस्ट है, टोटल तीन लिस्ट है। तो उस स्टेट लिस्ट में से उस प्रोविजन को हटा के यूनियन लिस्ट में डाल सकती है, ठीक है। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पार्लियामेंट आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है। तो वो क्या करेगी, जो राज्यसभा है, जो उसका अपर हाउस है, वो सिर्फ एक रिजोल्यूशन पास कर देगी कि वो जो हम जो सब्जेक्ट्स को जो ले आ रहे हैं स्टेट लिस्ट से यूनियन लिस्ट में, वो किस लिए कर रहे हैं हम, जिससे कि वो किस लिए है, वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, ठीक है, हमारे राष्ट्र के लिए जरूरी है, हमारे इंडिया के लिए फायदेमंद है। तो क्या होगा, वहां से हम उस सब्जेक्ट को हटा देंगे स्टेट लिस्ट से, और वो आ जाएगी हमारे सेंट्रल लिस्ट में। तो आप कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट बिना कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किए हुए किसी भी स्टेट्स के सब्जेक्ट्स को हटा सकती है, उसको सेंट्रल लिस्ट में रख सकती है। क्लियर हो गया। और ये जो है जब भी हमारे यहाँ देखिए, जब इमरजेंसी लगता तो अलग बात थी, इमरजेंसी नहीं लगा तब भी हम इसको कर दिए ना, हम स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को अपने पास रख लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मतलब रख लिए। अब देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर की बात करें तो देखिए हमारे यहाँ जो गवर्नर जो अपॉइंट होता है, गवर्नर को हम क्या कहते हैं, हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं। जो भी स्टेट जो राज्य जो है, यहाँ पे राज्य समझिएगा, उसको क्या बोलते हैं, हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं। और उसको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, हमारा राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। और वो ऑफिस कब तक बना रहेगा अपने गवर्नर के पद पे कोई व्यक्ति, जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक। और इसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरीके से एजेंट भी कह सकते हैं। तो आप इसके द्वारा आपको क्या लगता है, क्या करता है गवर्नर जो है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट जो भी काम करती है उसके ऊपर कंट्रोल रखता है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन देखिए अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ पे जो भी स्टेट का जो गवर्नर जो रहेगा, जो स्टेट का जो हेड जो रहेगा, वो एक इलेक्टेड मेंबर होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ किसी को भी अपॉइंट कर देता है प्रेसिडेंट। और ये प्रोविजन हमने कहाँ से लिया है,
कनाडा के सिस्टम में, मतलब कनाडा में भी हमारे ही तरीके से होता है, तो हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो किसके ऊपर बेस्ड है, कनाडा के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद देखिए इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी है। हमारे यहाँ जो इलेक्शन कमीशन है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल का ही नहीं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का तो इलेक्शन कराता ही है, मतलब पार्लियामेंट का जो एमपी हमारे, साथ साथ जो एमएलए होते हैं उनका भी इलेक्शन कौन कराता है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका भी इलेक्शन कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ही कराता है। लेकिन ये बॉडी कौन बनाता है, इनको कौन अपॉइंटमेंट करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड स्टेट्स का कोई भी पावर नहीं है, स्टेट का कोई पावर नहीं है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, ठीक है। तो किसका पावर है इस पे भी, इलेक्शन कमीशन के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है पावर। वो चाहे तो किसी भी मेंबर को ऐड कर सकती है, रिमूव कर सकती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा उसका मन करे। लेकिन वहीं यूएस की बात करूं मैं, तो वहां पे अगर फेडरल मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका इलेक्शन कराना है तो उसके लिए अलग इलेक्शन मशीनरी है, मतलब उसका अलग कमीशन है, इलेक्शन कमीशन, और स्टेट लेवल के लिए अलग कमीशन है। कहाँ पे, अमेरिका में। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब देखिए वीटो ओवर स्टेट बिल, अब ये क्या है, देखिए गवर्नर के पास पावर होती है कि वो किसी भी कुछ जो स्टेट बिल हैं, जो स्टेट के द्वारा जो पास किए गए हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो पास किए गए हैं, उसको रिजर्व कर लेता है किसके लिए, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। मतलब कि उसको कहाँ पे भेज देगा, गवर्नर रिजर्व करके प्रेसिडेंट के पास भेज देगा। जैसे बताता हूँ, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट किसी लॉ को पास करती है, उसके बाद उसको असेंट कौन करता है, मतलब उस पर जब हमारा प्रेसिडेंट साइन करता है तभी वो लॉ बनता है ना। उसी तरीके जब स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉ बना दी, कोई लॉ पास कर रही है, और जब उस पर जब गवर्नर जब पास करता है उसको, जब उस पर साइन जब करेगा तभी वो लॉ मतलब माना जाएगा कि बन गया है। तो गवर्नर क्या करता है, कुछ बिल को रिजर्व कर लेता है किसके लिए, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। अब प्रेसिडेंट चाहे तो उस बिल को रोक सकता है, तो प्रेसिडेंट चाहे तो उस बिल को क्या कर सकता है, उसको असेंट मतलब अपनी मंजूरी दे दे, या फिर उस बिल को क्या कर दे, रोक दे। एक बार गया तब रोक दिया, दोबारा गया तब भी चाहे तो रोक सकता है। तो प्रेसिडेंट क्या एंजॉय करता है, अब्सोल्यूट वीटो एंजॉय करता है, ठीक है, ना कि सस्पेंसिव वीटो। क्या अब्सोल्यूट मतलब उसका काफी ज्यादा वीटो है, उसके पास काफी ज्यादा पावर है कि वो स्टेट के बिल को रोक सकता है। कौन, प्रेसिडेंट। और ये प्रेसिडेंट किसके वजह से रोकता है, क्योंकि गवर्नर क्या करता है, कुछ बिल को रिजर्व कर लेता है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। क्लियर हो गई होगी आपको ये बात। लेकिन वहीं बात करें यूएस और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की, तो वहां पे स्टेट का कोई भी इस तरीके से, स्टेट के पास ऑटोनॉमी है कि वो अपने फील्ड के अंदर कोई भी किसी भी तरीके का लॉ बना सकती है अपने दायरे में रह के, और वहां पे इस तरीके के कोई भी रिजर्वेशन का कोई भी प्रोविजन नहीं है। अब देखिए कुछ क्रिटिकल इवोल्यूशन हुए हैं, मतलब आपको हर बार मैंने बताया है कि कुछ हमारे जो जितने भी मैंने प्रोविजन बताए हैं उसकी जो है क्रिटिसिज्म भी मैंने डिस्कस की है। तो यहाँ पे भी हम डिस्कस करते हैं कि हमारे फेडरल सिस्टम का क्या क्या क्रिटिसिज्म किया गया है लोगों के द्वारा। कि दोस्तों आपने ऊपर देखा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसके पास वो जो है जो ट्रेडिशनल फेडरल सिस्टम है, जैसे कि यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उन सब से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। और हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा जो यूनिटरी या फिर नॉन फेडरल फीचर की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा लिए गए हैं, ठीक है। और किस लिए, जिससे कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बैलेंस कर सके किसके, स्टेट्स को, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं, तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ इकट्ठे ही। तो देखिए केसी वेयर ने क्या कहा था, केसी वेयर ने कहा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसको उन्होंने बोला क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर। क्या बोला उन्होंने बोला कि हमारा जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, केसी वेयर ने बोला इसको क्वाजाई फेडरल, मतलब कि इसमें यूनिटरी के भी कुछ चीज़ें हैं और कुछ फेडरलिज्म के भी कॉन्सेप्ट्स हैं। वहीं के संथानाम ने दो फैक्टर्स दिए कि क्यों जो है हमने यूनिटरी मतलब क्यों हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो जो है सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी पे, मतलब इसमें सेंट्रल को ज़्यादा पावर दिया गया है, ऐसा हम क्यों कह सकते हैं। तो देखिए आप देखेंगे जो भी फाइनेंशियल बिल है, मतलब जो भी फाइनेंशियल स्फेयर है, जैसे कि अगर हमको ऑडिट भी करना रहेगा तो कैग ही करता है, स्टेट्स का भी जो भी हमारे राज्य हैं उसका भी ऑडिट कौन करता है, कैग करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी करता है, ठीक है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ग्रांट के ऊपर डिपेंड रहता है किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के। और देखिए जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन भी काफ़ी ज़्यादा जो पावर है स्टेट गवर्नमेंट का उसको कंट्रोल करता था। अब उसकी जगह कौन सा बॉडी बन गया, नीति आयोग। आप कमेंट सेक्शन बताइएगा कि नीति आयोग का फॉर्मेशन कब हुआ था, कौन सा ईयर में हुआ था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। अब आप चलिए अब और मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे कई लोगों के और हैं, पॉल
अपेल्बी बोलते हैं एक्सट्रीमली फेडरल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, मॉरिस जॉन्स बोलते हैं बार्गेनिंग फेडरलिज्म, इवर जेनिंग्स बोलते हैं फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, मतलब कि हमारा जो फेडरेशन है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है ना, आप खुद ही इतना ऊपर पढ़ चुके, आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा इस चीज़ को। उसके बाद देखिए अलेक्जेंड्रोयस, वो क्या कहते हैं कि इंडिया इज अ केस सुई जेनरिस, मतलब यूनिक इन कैरेक्टर, मतलब ये जो है इंडिया का जो फेडरल कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। ग्रैनविल ऑस्टिन कहते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी कहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा कि कब तक हम उसको फेडरल कह सकते हैं कि हमारे यहाँ डुअल पॉलिटी है, कि हाँ एक स्टेट गवर्नमेंट है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा पावर किसके पास है, ज़्यादा पावर स्टेट गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास है। देखिए दोनों ही, चाहे हमारे स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर यूनियन हो, उन दोनों को ही उनका खुद का एक दायरा है, उनका खुद का कुछ पावर है, ठीक है, और दोनों के ही बारे में दोनों की अथॉरिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उनको पावर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये सभी क्रिटिसिज्म थे, तो ये उतने इंपॉर्टेंस नहीं है। उसका देखिए बोमाई केस होता है 1994 में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है यहाँ पे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है, वो जो है बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो चाहे कि हमारे फेडरल कॉन्सेप्ट को चेंज कर दे तो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये जो है, ये फेडरलिज्म, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताऊं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी ज़्यादा पावर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका कुछ पावर ही नहीं है, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करेगी। देखिए स्टेट गवर्नमेंट अब उसका खुद का अपना इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस है, ठीक है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है ना डुअल पॉलिटी की, एक स्टेट गवर्नमेंट होगी और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। ना ही जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एजेंट है किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के। दोनों के ही अपने अपने स्फीयर हैं, अपने अपने दायरे हैं जहां पे वो काम करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, और अब हम जो अगला जो टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा सेंटर स्टेट रिलेशन, और वो है चैप्टर नंबर 14। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, ये चैप्टर नंबर 13 जो मैंने पढ़ाया फेडरल सिस्टम, अगर आपको थोड़ी सी भी इसमें और ज़्यादा नॉलेज आपको गेन हुआ हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो आप जो है प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। शेयर करने के मैं इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं, देखिए अगर आपकी हेल्प हुई है दोस्तों, तो और भी जो भी मेरे भाई बहन हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं मतलब वो लोग कोचिंग की फीस वगैरह नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, इतनी फीस नहीं दे सकते हैं, उनके भी मदद हो जाएगी दोस्तों। तो आप इसको शेयर भी जरूर करिएगा। जो भी आप सोशल नेटवर्किंग साइट वगैरह जो चलाते हैं, चाहे व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, जहां भी आप शेयर करना चाहें वहां शेयर करिएगा। और आप डिजायर IAS को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और यहाँ पे और भी लेक्चर्स हैं आप उसको देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।